उसकी चालाक सी मुस्कान उसके चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, जब वह अजीब तरह से उसकी आंखों में घूर रही थी। तभी अचानक मैसेज की घंटी बजी और वह थोड़ा चौंक गई। पता चला कि सेयोन का फोन बज रहा था, लेकिन यह लड़का तो इतनी ताकत भी नहीं बचा पाया कि खुद फोन उठा सके। बोरा ने ही फोन उठाया और कॉलर का नाम जोर से पढ़ा, हैप्पी रियल्टर्स। सियोंग को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वह उसका फोन उठा रही थी। उसे यहाँ से ही गड़बड़ की बू आने लगी। बोरा ने पक्का किया कि यह टॉक्सी यंग का ही फोन है। जब सामने वाले ने पूछा तो बोरा ने खुद को हुइन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल की नर्स बताया और नाम बताया, किम बोरा, जो सेयोंग की नियमित जांच पड़ताल की जिम्मेदारी संभालती है। हैप्पी रियल्टर्स की यह पूरी पूछताछ बोरा को चिढ़ाने लगी, लेकिन तभी कहीं से चीख जैसी आवाज़ें सुनाई दी, जिस पर उसने अचानक पीछे मुड़कर ऐसे देखा जैसे उसने कुछ बेहद गड़बड़ सुनी हो। अब कॉलर जानना चाहता था कि सेयोंग ठीक तो है। पहले तो सेयोंग घबरा गया, लेकिन फिर सिर हिलाकर इशारा किया कि बोरा सच बाहर ना निकाले। बोरा ने आश्वासन दिया कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल ठीक है। कॉल्स की बात पर बोर ने साफ कहा कि यह लड़का फ़ोन उठाने में अच्छा नहीं है। फिर उसने अपने ही गिले शिकवे सुनाने शुरू कर दिए, खासकर यह कि सयोंग ने नियम बना रखा है कि अगर कोई बिजनेस कॉल हो तो कम से कम एक मैसेज भेजना ज़रूरी है। इसके बाद बोरा ने साफ साफ इस लड़के को डांटा कि उसे ऐसे दिखाना चाहिए कि वह बिल्कुल ठीक है, नहीं तो रियल्टर्स को शक हो जाएगा। सयोंग बड़ी मुश्किल से दर्द सहते हुए खुद को बैठने की पोजीशन में लाया और किसी तरह फ़ोन पर अपनी अटेंडेंस दर्ज कराई। उसके बाद बोरा ने ही बातचीत संभाली और रियल्टर्स से सब साफ किया। जब सब निपट गया तो वह खुद सोचने लगी कि इस बंदे को आखिर हुआ क्या है। उसने कैजुअली कहा कि पड़ोसी उसके चीखने चिल्लाने से परेशान है, क्योंकि वह कई रातों से उन्हें सोने नहीं दे रहा। लेकिन सेयोंग अपनी परेशानियां बताने के मूड में नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि यह लड़की पीछे हटने वाली नहीं है। आखिरकार उसने मान लिया कि वह अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है, जैसे उसका दिल फटकर कन्फेटी की तरह बिखर जाएगा। बोरा उसे डांटना चाहती थी, लेकिन फिर चुप हो गई। उसने नर्स वाला गियर पहनकर उसे खाना खिलाया। सेयोंग ने और जोर देकर कहा कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे आराम की ज़रूरत है। बोरा जाने से पहले पूरी तरह पागलपन में चली गई और विस्तार से समझाने लगी कि उसकी मोच का कैसे ख्याल रखना है, गर्म सिंकाई करनी होगी वगैरह। इसके बाद उसने उनकी मीटिंग्स हर मंगलवार और गुरुवार अगले 2 हफ्तों के लिए तय कर दी। सेयोंग कुछ बोलता उससे पहले ही वह वहां से निकल गई। सेयोंग ने दांत भींचे और फिर से गुस्से से लाल हो गया। धड़धड़ाहट की आवाज़ें उसे मजबूर करती हैं कि वह अपने बिस्तर के नीचे रखी तलवार देखे तो वह उसे खींचकर बाहर निकालता है। लगातार दर्द के बावजूद एक परलौकिक आवाज़ गूंजती है, सीखने के लिए असफलता ज़रूरी है। भले ही वह 100% अकेला था, पर वो आवाज़ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे उसकी उम्र की परवाह किए बिना दर्द के ज़रिए सिखाया जा रहा था। यह ताकतवर बनने का एक ज़बरदस्त क्रैश कोर्स जैसा था। आवाज़ कहती है, तलवार पकड़ो, तब तक दौड़ो, जब तक गिर न जाओ, और तब तक झुलाओ, जब तक टूट न जाओ। बस यही तरीका है। यह अनजान आवाज़ उसे तलवार को सही पकड़ने, दौड़ लगाने और थकान की हद तक झुलाने का हुक्म देती रही। लेकिन ये सब शब्दावली उसके लिए बिल्कुल अनजानी थी। तलवार बिस्तर पर रखी थी और सियोंग थककर ज़मीन पर फिसलकर बैठ गया। अपनी सीमा तक पहुंचकर उसने खुद से सवाल किया, आखिर मैं खुद को इतना क्यों धकेल रहा हूँ? मजबूत बनने का मतलब ही क्या है अगर हालत ऐसी हो जाए? फिर अचानक सियोंग की उंगलियां कीबोर्ड पर इस तरह दौड़ने लगीं जैसे कल का कोई भरोसा न हो। ज्ञान की प्यास ने उसे मजबूर कर दिया कि वह इस व्यंडर के बारे में हर चीज़ रिसर्च करे। उसमें से उसने एक कोरियाई लड़के का 4 महीने का टू हैंडेड तलवार ट्रेनिंग वीडियो चुना। अब पूरा दांव लगाने का वक्त आ चुका था। अजीब हालातों ने सियोंग का फोकस आसमान छूने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंखें तलवार पर गड़ी हुई थीं, बिना पलक झपकाए। उसका ध्यान अडिग था। वह सीख रहा था कि कैसे न्यूनतम मूवमेंट से दुश्मनों को काटा जा सकता है। इसे देखकर सियोंग सोचने लगा,
क्या मैं भी यह सब अपने हाथों से कर सकता हूँ? उसी पल उसने अपनी जांघ को इतनी जोर से दबाया कि दर्द से चेहरा मुरझा गया। आसान नहीं था जब पूरा शरीर ईंट जैसा जकड़ा हुआ था और हिलने को तैयार ही नहीं। लेकिन दिमाग उस डरावनी आवाज़ के आदेशों को नज़रअंदाज करने वाला भी नहीं था। उसके दिमाग में लाखों ख्याल दौड़ने लगे जो इस अजीब ऑर्डियल को समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही देर बाद बोरा उसकी चोटें देखने आ गई। चौंकाने वाली बात यह थी कि जो घाव 3 हफ्तों में भरने थे वे उससे पहले ही भर गए थे। सीधा मुद्दे पर आते हुए बोरा को शक हुआ कि सियोंग शायद कोई अवैध दवा ले रहा है, मगर सियोंग बात करने के मूड में नहीं था। उसने बस इतना कहा कि आराम करो और ये संदिग्ध चीज़ें छोड़ दो, नहीं तो वह खुद मुसीबत में फंस जाएगी। सियोंग ने उसे टालते हुए हाथ हिलाया। उसकी यह कैजुअल हरकत बोरा को इतनी चिढ़ा गई कि उसने गुस्से में दरवाज़ा धड़ाम से बंद कर दिया। कमरे में अकेला रहकर उसने खुद पक्का किया कि नर्स के हिसाब से उसकी कलाई की चोट पूरी तरह ठीक होने में ठीक 3 महीने लगेंगे। तभी कमरे में एक कठोर फुसफुसाहट गूंजी। एक तैयार तलवार को यूं ही छोड़ देना मूर्खता की निशानी है। स्यूंग को समझ आ गया कि ये आवाज़ें उसकी यादों से रिस रही हैं। बाहर निकलकर उसने तलवार को कसकर पकड़ा और पूरी ताकत से एक झटका दिया, मगर अफसोस इस विशाल 2-हैंडेड ज़्वाइहैंडर जर्मन भारी तलवार का वजन उठाना इतना आसान नहीं था, खासकर सियोंग जैसे लड़के के लिए। शुरुआत में उसने तय किया कि उसे अपनी स्टैमिना और ताकत पर ही मेहनत करनी होगी। हिदायतें याद करते हुए उसे एहसास हुआ कि तलवारबाजी की बुनियादी ट्रेनिंग के लिए बाहर दौड़ना ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही बाहर कदम रखने का ख्याल आया, वह झिझक गया। पिछले 2 सालों से उसने न तो ऊपर के फ्लोर छोड़े थे और न ही आस पड़ोस के किसी से बातचीत की थी। अब भी वह डरपोक जैसा महसूस करता है और स्टेमिना बनाने की बात को बाद के लिए टाल देता है। तभी एक याद झलकती है। उसकी ही उम्र का एक लड़का इस तलवार को आराम से चलाता था। वह 12 साल की उम्र में लगभग 1 घंटे तक दौड़ता, फिर खाता और फिर से दौड़ने निकल पड़ता। बोझ से कांपते हुए सेयोंग ने उस विशाल तलवार को अपनी पीठ पर बांधा और ठान लिया कि अब पुशअप्स करेगा। इतने लंबे समय से बिना वर्कआउट की लाइफस्टाइल और तलवार के भारी वजन को देखते हुए उसने सोचा कि शायद 10 पुशअप्स कर लेगा। लेकिन जैसे ही पहली कोशिश में पसीने से लथपथ हो गया, उसे लगा जैसे मौत सामने खड़ी है। आखिरकार एक पुशअप पर ही समझौता किया, लेकिन जैसे ही नीचे झुका, तलवार का भार उसके चेहरे को सीधे जमीन पर दे मारा। यह सब उसे पागल बना रहा था। हारा थका सा उसने फिलहाल हार मान ली। फिर ताकत वापस लाने के लिए 2 कप नूडल्स बना लिए। लेकिन जैसे ही सूरज ढला और आसपास लोग कम हो गए, सियोंग बाहर निकल पड़ा। तलवार अब भी पीठ पर बंधी थी और वह दौड़ने के लिए तैयार था। एक लंबी सांस छोड़ते हुए टोक्सियोंग ने बैटलिंग सोरडैंडर विशाल तलवार को अपनी पीठ पर कसा और बाहर कदम रखने के लिए खुद को तैयार किया। दृढ़ निश्चय के साथ उसने मन में सोचा कि वह अच्छी दौड़ लगाएगा। लेकिन जैसे ही सीढ़ियों तक पहुंचा, उसका डर फिर हावी हो गया। उसने तय किया कि नीचे जाकर किसी से टकराने से बेहतर है कि ऊपर नीचे सीढ़ियां ही दौड़ ले। फिर बिना रुके उसने कदम बढ़ाए। हर कदम जमीन पर लगभग बिना आवाज के पड़ रहा था, लेकिन पूरा शरीर भीतर से ऐसे कांप रहा था मानो उसका हर एक कोना बिस्तर पर वापस जाने की भीख मांग रहा हो। रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ने के बावजूद वह लगातार खुद से दोहराता रहा, मैं दौड़ूंगा जब तक थकावट मुझे हरा न दे। कम से कम अब तो वह पीछे हटने वाला नहीं था। उसकी कांपती हालत और तेज होती जा रही थी और बस एक फ्लोर नीचे उतरते ही उसका दिमाग पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। उसका शरीर पहले से ही हार मानने की हालत में था, दिमाग भी अब जवाब देने लगा। अचानक तलवार का सिरा सीढ़ियों से टकराया और तभी सियोंग का संतुलन बिगड़ गया। वह बुरी तरह सीढ़ियों पर लुढ़क गया, जैसे कोई तोप का गोला नीचे फेंका गया हो। कई बैकफ्लिप खाते हुए उसका चेहरा जमीन से जा टकराया। फिर वही रहस्यमयी आवाज दिमाग में गूंजी, तुझे अभी बहुत लंबा दौड़ना है, उठ और तलवार उठा। लगभग रोने जैसा महसूस करते हुए भी उसने खुद को संभाला, लेकिन उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति इतनी कमजोर नहीं थी कि टूट जाए। दांत भींचते हुए
वह पीछे हटने से इनकार करता है। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, उसने ठान लिया कि दौड़ेगा। पसीने से तरबतर हर कदम उसके चेहरे पर एक नई दहशत खींच देता। बाहर से वह कैजुअल दिखाने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से वह बुरी तरह डरा हुआ था। कुछ कदम नीचे उतरकर वह रेलिंग पकड़ता है, खुद को संभालने की कोशिश करता है। हाँफते हुए उसने सोचा भी नहीं था कि यह इतना निर्दयी साबित होगा, लेकिन यहाँ वह था, अपनी जिंदगी की सबसे कठिन जद्दोजहद में। नीचे उतरने के बाद उसी रफ्तार से ऊपर चढ़ा। छत तक पहुंचते पहुंचते उसने 4 लैप्स पूरे किए और तब जाकर उसकी सांसें कुछ संभलीं। अचानक उसके सामने अतीत की डरावनी परछाइयां चमक उठीं। शरीर जड़ हो गया और यादें उसे डर में डुबोने लगीं। ऐसा लग रहा था कि वह टूट जाएगा, लेकिन उसके भीतर जलती हुई आग अब भी मौजूद थी। वही आग उसे कायरता से बाहर खींच लाई। उसने तलवार फिर से पीठ पर बांधी और एक और राउंड के लिए तैयार हो गया। बाद में तीसरी मंजिल की बूढ़ी औरत ने लगभग चीख ही मारी जब उसने देखा कि कचरे के थैले जमीन पर बेतरतीब ढेर हो गए हैं। इस सब के बीच सियोंग का फोन बजा, जबकि वह तलवार को पकड़े पकड़े झपकी ले रहा था। कुछ ही पलों में अलार्म से भी तेज उसका पेट गरज उठा। रसोई की ओर बढ़ते हुए उसने स्वादिष्ट और सही खाना बनाया, लेकिन चाहे कितना भी खाए, इन दिनों उसकी भूख शांत ही नहीं होती थी। ग्रिपर को दबाते हुए उसने बर्तन सिंक में डाल दिए और छत पर जाकर पुशअप्स शुरू कर दिए। इस बार तलवार के बोझ से चेहरा कुचलने के बजाय उसने 100 पुशअप पूरे कर लिया। बाद में लॉन पर पीठ के बल लेटकर हाथ फैलाए उसने महसूस किया मानो कोई बड़ी जंग जीत ली हो। तभी एक सुराग गिरा। रहस्यमयी आवाज ने कहा कि छोटे छोटे ब्रेक ताकत को और तेजी से बढ़ाते हैं। उसे इस पागलपन के बीच अपनी शांति ढूंढनी होगी। इसके बाद सियोंग सीढ़ियों पर पूरी स्पीड में दौड़ने लगा। उसका जुनून अब सीढ़ियों के लैब्स पर पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। उसके कदम अब और भी आक्रामक हो गए थे। 8 लैब्स साफ करने के बाद उसने सोचा, अब आगे क्या। बिना देर किए उसने ज़्वाइहेंदर को मजबूती से पकड़ा। रहस्यमयी आवाज ने सलाह दी, 100 स्विंग्स तो बस आसान शुरुआत है, लेकिन उन्हें इतना धीमा करना होगा कि देखने वाला ऊब जाए। और ध्यान रहे, तलवार का सिरा कभी डगमगाना नहीं चाहिए। फिर आवाज गूंजी, तेरा असली मकसद क्या है? बिना हिचकिचाए सियोंग ने कहा, बदला लेना। घर अंदर से पूरी तरह जलकर राख हो चुका है, लेकिन आवाज रुकी नहीं। उसने और दबाव डाला, क्यों? आखिर क्यों तू इतना आगे जाएगा? पीसी स्क्रीन पर टकटकी लगाए। सियोंग उस भयावह फुटेज का गवाह बना। पूरा कस्बा राख और लपटों में तबाह पड़ा था। लाशें जमीन पर बिखरी थीं। उनकी आंखों का दर्द असहनीय था। सियोंग देख रहा था, लाचार लोग जिंदा जला दिए गए। उनकी चीखें अतीत में कैद रह गई थीं। सियोंग का जबड़ा कस गया और उसने होंठ भींच ली। उन्हें काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन यह बोझ उसे तोड़ कर रख देता है। तभी स्क्रीन पर एक आदमी गिरता है, अपनी प्रियतमा को बाहों में भरकर निराशा में शोक मनाता है। बस वहीं सियोंग की दीवारें ढह जाती हैं, क्योंकि वह उस दर्द से पूरी तरह जुड़ पाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और रहस्यमयी आवाज फिर पूछती है, उसका उद्देश्य क्या है? भावनाओं के तूफान में डूबते हुए अब उसे आखिरकार जवाब पता है, बदला। अचानक खुलासा उसकी आंखें खोल देता है। सब कुछ साफ दिखने लगता है, भले ही आंसू लगातार बहते रहे। बैठकर उसने उन्हें पोंछा और उदासी को झटक दिया। दिल अब भी दुखता था, लेकिन दिमाग पहले से कहीं तेज था और अगले कदम पर पूरी तरह टिक चुका था। अब उसे अपना रास्ता पता है और इस बार कोई पीछे मुड़ना नहीं है। उधर बोरा अपनी हरकतों में लगी हुई थी। छत पर चुपके चुपके घूम रही थी, जैसे कोई पुराने जमाने की जासूसी कर रही हो। उसने अपना फोन निकाला और मैसेज स्क्रॉल किए। एक मैसेज ने याद दिलाया कि उसे 1 घंटे में सियोंग के घर पहुंचना है। शरारती हंसी के साथ बोरा ने सोचा कि सियोंग को जरा भी अंदाजा नहीं कि वह पहले ही उसके दरवाजे पर है। जैसे ही वह उसके चेहरे की हैरानी की कल्पना कर रही थी, सियोंग ने धड़ाम से दरवाज़ा खोल दिया और बस ये लड़की रंगे हाथों पकड़ी गई। वहां खड़ा सियोंग आधा मरआ सा दिख रहा था। उसे खाली आंखों से घूरते हुए बोला,
कि अपनी उम्र के हिसाब से बर्ताव करे और अजीबोगरीब जासूसी छोड़ दे। बोरा पूरी तरह पकड़ी गई थी। झुंझलाकर उसने पांव पटका और मुंह फुला लिया। सियोंग ने बस एक लंबी सांस छोड़ी और अंदर लौट गया। अंदर आकर बोरा ने उसके ब्लड प्रेशर का रीडिंग लिखा, 156/100। फिर उसने उसका चेकअप शुरू किया और हाथों की हालत पूछी। उसने जवाब दिया, थोड़ा दर्द है। लेकिन बोरा अब तंग आ चुकी थी, उसकी हद पार हो चुकी थी। उसने सीधे कहा कि सियोंग को इस कठोर सच्चाई का सामना करना होगा कि वे दूसरों से झूठ बोलते आ रहे हैं, मगर अब वक्त पूरी तरह बदल चुका है। कुछ पल की चुप्पी के बाद बोरा ने अपने सवाल जारी रखे, तेरे हाथ, पाँव और पीठ कैसी हैं? सियोंग का जवाब वही रहा, थोड़ा दर्द है। सियोंग का वही पुराना बेजान सा जवाब बोरा की नस पर चढ़ गया। वह झुंझलाकर गुर्राई और इस जॉम्बी जैसे लड़के को भून डालने ही वाली थी, लेकिन खुद को संभाल लिया। बिना देर किए उसने साफ कह दिया कि सियोंग की किस्मत अब जवाब दे चुकी है। बेचारा तो समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन बोरा की चालाक मुस्कान बनी रही। खुलकर उसने बोल दिया कि डॉक्टर पहले ही सर्टिफिकेट पर साइन कर चुका है, जिसमें सियोंग के पूरी तरह ठीक होने का ऐलान है। यह सुनकर वह पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत सवाल किया कि क्या इसका मतलब यह है कि बोरा का यहाँ घूमना फिरना और बेवजह समय बिताना अब खत्म हो गया? यही तो था। बोरा ने ऐलान कर दिया कि सियोंग का हार्डकोर इंट्रोवर्ट फेज अब आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका है। अगर उसने यही रवैया जारी रखा तो वह वाकई स्कूल वापस जा सकता है और 17 साल की उम्र में 8वीं कक्षा में बच्चों के बीच फंस सकता है। तुरंत ही सियोंग बोरा के सामने आ खड़ा हुआ, गुस्से से जलता हुआ। उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने गुर्राकर साफ कर दिया कि वह स्कूल नहीं जाएगा। बोरा पूरी तरह चौंक गई और उसे घूरने लगी, हकलाती हुई जैसे कोई खराब गुड़िया। तभी उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यह लड़का इतना लंबा कैसे हो गया? वह अपनी सीट से उछली और आंखें फाड़कर उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही नाटा सा दुबला पतला लड़का जो 160 सेमी तक भी नहीं पहुंचता था, अब 168 सेमी से भी ऊपर उसकी लंबाई को पार कर गया है और अब उसके सामने उससे ऊंचा खड़ा था। बोरा कांपते हुए बोली कि वहीं खड़ा रहो, और उसने पूरा चेकअप किया, जिसमें में साफ पता चला कि सियोंग काफ़ी वक्त से वर्कआउट कर रहा था। बच्चों का जल्दी बढ़ना उसने पहले भी देखा था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई और सियोंग की छाती पकड़कर बोली, यह तो असली बीफ केक बन चुका है। बाद में ट्रेनिंग के दौरान सियोंग ने फिर उस रहस्यमयी आवाज़ को सुना। वह कह रही थी, जिसका मन मजबूत बनने पर ठान जाए उसे बेमिसाल शक्ति का पीछा करना चाहिए। केवल मूर्ख ही ताकत और कमजोरी को रैंक और स्टेटस की लड़ाई में बांटते हैं, जबकि असल में केवल एक ही है, न कोई दूसरा आसमान, न दूसरा सूरज। एक ही शक्ति का एकल अस्तित्व है। और भी आगे आवाज़ गूंजी, यह है अडिगता की शपथ, तलवार का आशीर्वाद और विश्वास का सार। इसे पाने के लिए तुझे थकावट की हद तक दौड़ना होगा, अपनी सीमाएं तोड़नी होंगी और तलवार को 10,000 बार बिना रुके झुलाना होगा। तभी असली शक्ति तेरी होगी। ये शब्द सियोंग के दिमाग में जलते रहे। अपनी यादों वाले उस लड़के से तुलना करता तो उसे लगता कि वह तो अभी बस शुरुआत ही कर रहा है, इसलिए उसे और भी कठोर ट्रेनिंग करनी होगी। 1 साल बाद एक बड़ी घोषणा ने पूरे देश को हिला दिया। जांग संग चुल 21वें राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने साफ कहा कि वे न तो खोखले वादे करेंगे और न बहाने बनाएंगे, बल्कि यह साबित करेंगे कि राष्ट्र के लिए प्रेम स्वार्थ से बड़ा होता है। उनके समर्थक खुशी से झूम उठे, मानो उनके बॉस सुनुंग चुल ने अपना सपना साकार कर दिया हो। बधाइयाँ आने लगीं और शिनजिन कॉरपोरेशन के चेयरमैन ली ने कॉल किया। उन्होंने सुनुंग चुल की जीत की सराहना की और परिवार को इकट्ठा करने का वादा किया।